Hello students, welcome back to my channel, all SSC students class 9. Today here I am taking chapter 6, respiration in plants, right? It's your chapter 6, respiration in plant. As you know, all organisms, they need energy to carry out their body activities. They need or they require the energy to take the various body activities. And for these activities, they require energy. So plants also, they require energy for the various metabolic activities. So plants require the various metabolic activities. They are of the two types, means the various physiological functions which are taking place in plants. They are either anabolic or catabolic. Anabolic means constructive or synthetic process by which, that is photosynthesis, where formation of food occurs. Catabolic, breaking up process, destructive process. In this process, starch is decomposed to release energy, and also they give out carbon dioxide. So anabolic activities, they are endergonic, means energy dependent, they need energy, solar energy. While catabolic activities, which are destructive process, they are exergonic, they release energy. यानी कि जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमको एनर्जी चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे रेस्पिरेशन, इसमें जो है एनर्जी निकलती है, एक्सरगोइंग, दे रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन में, एंड फॉर दैट दे नीड ऑक्सीजन और may not be oxygen. Depending on that, the respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. So respiration, it is a catabolic process in which living cells oxidize organic substances with the help of oxygen, releasing carbon dioxide, water and energy, or in absence of oxygen producing ethyl alcohol, carbon dioxide, energy. यानी कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस. व्हेन ग्लूकोज इज कंप्लीटली डिकम्पोज, the process in presence of oxygen, then it is called aerobic respiration. If it is in absence of oxygen, then it is called anaerobic. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एनएरोबिक में, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड विच वी गिव आउट ड्यूरिंग, जो हम रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं, वाटर यूज्ड इन आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन आवर बॉडी which we use in doing various work. As currently I am speaking, so for speaking I am utilizing energy stored in the form of ATP molecules in my body. So there are three important characters. First of all, breaking of glucose. It does not occur in a single step. जो ग्लूकोज ब्रेक होता है वो एक स्टेप में नहीं होते, इसके दो मेन होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस, इसमें 8 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड या पायरुवेट में चेंज होता है, और ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है. सेल का जो साइटोप्लाज्म पार्ट प्रेजेंट होता है उस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, और ग्लाइकोलिसिस में एक शुगर मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनाता है. अब ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर. क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्रिस्टी, इसमें जो होता है, ये क्रिस्टी जो होते हैं, इसमें जो है क्रेब्स साइकिल होता है. इसमें पायरुविक एसिड एंटर होता है, 15-20 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग उसमें सिसोकोनिटिक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिंथेटिक सिसोकोनिटिक, इस तरह से कई कंपाउंड्स बनते हैं, और अलग अलग स्टेप्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और एटीपी फॉर्मेशन होता है. ये अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पार्ट में. और इस दौरान बहुत से एंजाइम्स भी यूज होते हैं. ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज यूज्ड टू पर्टिकुलर एंजाइम. सिसोकोनिटिक, एकोनिटेज एंजाइम्स, ऑक्सैलोसक्सिनेट एंजाइम. तो उस तरह हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम. क्रेब्स साइकिल में आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है. दूसरा, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी फॉर्म में. एनर्जी रिलीज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट.
बट लार्ज ऑफ दिस कन्वर्टेड इनटू हीट के फॉर्म में ही नहीं होती, हीट के फॉर्म में भी होती है, प्लस उसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी जिसमें की एनर्जी स्टोर होती। और जब एटीपी से ट्राइफॉस्फेट, इससे एक फॉस्फेट बॉन्ड लूज हो जाता है, एडीपी में चेंज होता है, तो वो एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी प्लांट जो है अपने वेरियस वर्क में, जो बहुत से काम होते हैं, फूड को ले जाना, फूड को ट्रांसफर करना, अपनी ग्रोथ में, सब में वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। अब अगर रेस्पिरेशन को हम कंबशन से कंपेयर करें, लेवेशियर ने कहा था कि बोथ रेस्पिरेशन एंड कंबशन, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, ऑयल, दे आर सिमिलर इन रेस्पिरेशन बट दे आल्सो डिफर ईच अदर। जो कंबशन है ये, इसमें सिमिलरिटीज हैं लेकिन डिफरेंसेस भी होते हैं। वेरियस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यू कैन सी इन दिस टेबल। रेस्पिरेशन का सिमिलरिटीज, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें भी होता है, इसमें भी ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन यूटिलाइज रेस्पिरेशन में भी होती है, बर्निंग में भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे आर प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यहाँ भी निकलते हैं। एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी भी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। यहाँ पर एनर्जी इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स मीन्स एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन के हिसाब से जो है एनर्जी रिलीज होती है। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम देखिए डिफरेंसेस जो होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है, ये नॉन सेल, ये सेल में नहीं होता है, सेल के बाहर होता है। इट इज बायोकेमिकल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। इट इज फिजियोकेमिकल, ये बाहर होता है, एनवायरनमेंट में होता है। फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, इसीलिए इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस होता है, कंबशन फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में होता है, कंट्रोल सेटअप होता है। इसमें अनकंट्रोल्ड स्टेप होते हैं ऑक्सीडेशन के, इसमें ईच स्टेप उसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती, जबकि कंबशन में कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। हियर एनर्जी रिलीज, अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अ सिंगल स्टेप। यहाँ पर एनर्जी हीट के फॉर्म में एक सिंगल स्टेप में निकलती है। यहाँ पर टेम्परेचर राइज स्पॉन्टेनियस, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कंबशन, भाई आग है, कोयला जलाएंगे, जैसे जैसे चलता है हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है। बट बॉडी टेम्परेचर हियर डज नॉट राइज एंड रिमेन कांस्टेंट। जब बॉडी में हमारे ऑक्सीडेशन होता है तो कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इट टेक्स प्लेस एट नॉर्मल बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसी में ही होता है, बट इट अकर्स एट द हायर टेम्परेचर। इसमें लाइट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, बट लाइट इज नॉट लिबरेटेड एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, कुछ में होती है। नो इंटरमीडिएट्स आर प्रोड्यूस, इसमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं होते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं। पायरुविक एसिड, कई कंपाउंड जो होते हैं, सिस एक्टिनिटीज, सक्सिनियल कोएंजाइम, एक्टिनिटीज, बहुत सारे एक्टिनिटीज इज एन एंजाइम। लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड जो सिंथेसिस होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। अब रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आपको दो तरह का होता है, एरोबिक और एरोबिक। सो डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, जब फूड हमारा डिकम्पोज है, रिलीजिंग केमिकल एनर्जी विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑक्सीजन, देन जब ऑक्सीजन रिक्वायर है तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनेरोबिक होगा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बनते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ एनर्जी। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 38 एटीपी एनर्जी जो है हमारी फॉर्म होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। लेकिन वहीं अगर एनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इसमें एंजाइम्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, सिर्फ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, और मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट की वजह से इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की होती है, दैट इज ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ओवर हियर। All plants which they carry out anaerobic respiration for a shorter time, हमारी बॉडी में मसल्स के बीच में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो होते हैं, लेकिन एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और प्लांट्स में एथिल अल्कोहल बनता है। तो जिस it is just the rearrangement of the molecules occur and that's why during that process, जो कि इसमें सिर्फ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए इसमें एनर्जी बहुत कम निकलती है। फ्रॉम द इक्वेशंस इट इज क्लियर, जैसे ये देखिए, नो सब्सटेंसेस एडेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ भी नहीं ऐड होता है,
ओनली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होकर के लैक्टिक एसिड और एनर्जी, यहाँ पर एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, यहाँ भी सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी ही निकलती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है रिलीजिंग एनर्जी, देयरफॉर प्रोसेस कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। तो ये जो एनारोबिक, इसको हम इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। anaerobic respiration or intramolecular respiration is also called, that is the anaerobic respiration. अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस भी होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड होता है। यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन मेथड है रेस्पिरेशन का, और ये रेयर अकरेंस होता है, प्लांट्स में ज़्यादा है, एनिमल्स में कम होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल निकलते हैं। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं एंड प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली टॉक्सिक होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द, जैसे धुआं फ्यूम्स निकलते हैं तो टॉक्सिक होते हैं। टेम्परेरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन लिमिटेड टू द एक्सेप्ट एनारोबिक बैक्टीरियाज वगैरह, जो स्मॉलर यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें ये होता है। जबकि इसमें स्टेप के वाइज होते हैं, पहले ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम होता है, उसके बाद टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट टीसीए साइकिल होता है। टीसीए साइकिल क्रेब्स साइकिल एक ही चीज है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और टीसीए साइकिल क्रेब्स साइकिल दोनों एक ही चीज है। तो मतलब टर्मिनल ऑक्सीडेशन से मतलब है कि जब वो ऑक्सीडाइज, जब ये प्रोसेस होते हैं तो सारे जो एटीपी एनर्जी जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं एटीपी, वो सारे रीअरेंज होते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली ग्लाइकोलाइसिस, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस में खाली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है, जबकि इट इज इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं होते। इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, इसमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। If it is not, just have click a picture and get it. Any doubt, anywhere, ask me in the comment section. अब मैकेनिज्म मतलब कैसे प्रोसेस होता है, तो एरोबिक ऑक्सीडेशन देखिए आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, जितना है मैं उतना ही बता रही हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें ग्लाइकोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये 4 स्टेप्स होते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये बोथ एरोबिक और एनारोबिक कॉमन प्रोसेस होता है, इसलिए इसको कॉमन पाथवे भी कहते हैं। क्योंकि ये दोनों में कॉमन होता है इसलिए इसको कॉमन पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के डिस्पोज होने पर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं जब एंटर होते हैं एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जब फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, ये एसिटिल कोएंजाइम ए ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड चेंजेस इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। तो चेंजिंग ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि ये एसिड 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड होता है, कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो 3 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तब ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये पायरुविक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि 3 एसिटिल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इसमें 3 बार फिर ये आपके क्रेब्स साइकिल बनती है, क्योंकि एक बार क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक एसिटिल कोएंजाइम ए जो मॉलिक्यूल एंटर होता है। अच्छा, पाथवे इसको चूंकि सबसे पहले सर हेंस क्रेब ने 1937-40 में किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो कहते हैं। और क्लिनिकल पाथवे एसिटिल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन सीरीज ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसिंग CO2 मटेरियल। अब ये जो आपका एसिटिल कोएंजाइम है, ये अलग अलग एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिक एसिड, सैकोनेटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो ब्यूटिक एसिड, ये कई एंजाइम्स स्टेप्स में कंप्लीट होता है जिसमें कि अलग अलग केमिकल्स बनते हैं।
अब जब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रहता है, तब इसमें क्या, ड्यूरिंग द पाथवे फॉर्मेशन 80 मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन एडीपी, यानी कि एडीपी एटीपी में चेंज होता है। जब एडीपी एटीपी में चेंज होगा तब ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं, और ये गेन फॉस्फेट जहां जहां एनर्जी निकलती है क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में सिर्फ जब ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं, इस दौरान सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इसके बाद जब 2 पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं तो एक एक साइकिल में 15 मॉलिक्यूल्स एटीपी का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे एनर्जी टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी इन द सेल, सो दैट इज एनर्जी करेंसी। तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी होती है। जब एडीपी एनर्जी होती है तो ये एटीपी एडीपी में चेंज हो जाता है, और फिर जब ये क्रेब्स साइकिल में मॉलिक्यूल एंटर होता है तब एडीपी फिर से एटीपी में चेंज हो जाता है। अब रेस्पिरेशन और फोटो दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं, राइट। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दे आर द टू एंटागोनिस्टिक, मतलब अपोजिट है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्विंग गैसियस एक्सचेंज। जो एंटर, जैसे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन, और एक का काम है एक्सपेंशन, तो इसमें भी गैसोस एक्सचेंज होता है। तो जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन गेन करता है तो रेस्पायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और इसी का रिवर्स रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन, एनर्जी, क्लोरोफिल कॉम्बिनेशन का काम करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये दोनों में एंटी पैरेलल एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है। डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, respiration occurs in all the living cells, photosynthesis occurs in the chlorophyll cells only. It takes place all the time without interruption. It takes place in the presence of sunlight only. It uses oxygen and glucose, it uses CO2 and water plus sunlight and chlorophyll also. Any one is absent, photosynthesis will not occur. It uses CO2 there, CO2 plus इसमें sunlight भी यूज होती है और क्लोरोफिल भी यूज होता है। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज एज एन, हियर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज एन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड पार्टली इनटू द स्टोर्ड एज, जो केमिकल एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड कन्वर्टिव वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, एंड स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ द ग्लूकोज स्टार्च। It results in loss of weight, it results in gain of the weight. It is catabolic activity, it is anabolic activities, where here glucose is oxidized, here glucose is formed. दोनों ही antagonistic process होते हैं, ठीक है। And the process of photosynthesis is light dependent, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट, आपको बता ही चुके हैं। सनलाइट अवेलेबल ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे इज नॉट इक्वल, हमेशा दिन की चाहे सुबह है, दोपहर है, शाम में, हर जगह सनलाइट की इंटेंसिटी बराबर तो नहीं होती है, अलग अलग होती है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो, इसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी हमेशा कांस्टेंट नहीं होते हैं, एक से नहीं होते हैं। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट सनराइज इन द अर्ली मॉर्निंग, इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ, जैसे जैसे दिन बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, बट इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का रेट इक्वल होता है तब उस पॉइंट को हम कहते हैं compensation point, when the rate of photosynthesis exceeds the rate of respiration in the afternoon. So jab at this point carbon respiration consumed photosynthesis and there is no gaseous exchange, that is compensation point. Compensation point jabki becomes equal, carbon dioxide produced in respiration, it is totally consumed in photosynthesis, नो गैसियस एक्सचेंज है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो जो रेस्पिरेशन निकल रही पूरा यूज कर लेता है उसको फोटोसिंथेसिस में, तो वो पॉइंट जो है वो कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। इफ अगर रेट ऑफ द एक्सीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन आफ्टरनून, तब क्या होता है, as the light intensity is reduced in the evening, the rate of photosynthesis also decreases, again reaches at the compensation point. नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, दे लीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दैट, इसीलिए कहते हैं रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो सो द लो लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन पॉइंट क्या है, जब लो इंटेंसिटी, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बराबर होते हैं
तब वो पॉइंट जो स्थिति होती है वो कंपनसेशन पॉइंट है। एट दिस पॉइंट गैस एवॉल्व इन वन प्रोसेस सफिशिएंट फॉर द अदर, मतलब जो गैस निकलती है उतनी ही उसमें यूटिलाइज होती है, यानी कि एनवायरमेंट से कोई गैस नहीं लेते हैं, मतलब excess CO2 is not taken. Photosynthesis respiration, they balance each other. There is no gaseous exchange occurs. That point is known as the compensation point. So every part of the plant, by the leaves, stem, or the deepest place they respire. Oxygen is absorbed, obtained from the atmosphere through the stomata in the leaves, lenticles in the stem, general surface of the roots. जब ये जो सॉइल के अंदर जो रूट्स होती है अपनी सरफेस से जो होती हैं वो उसको लेती हैं। जैसे प्लफिंग है, टिलिंग ऑफ द सॉइल दैट क्रिएट्स टाइनी, जब खेत हैं जैसे गमले हैं तो गमले में हम हल्की गुड़ाई करते हैं तो उससे एयर स्पेसेस होते हैं, तो उन एयर स्पेस सॉइल लूजेंड होती है, उससे जो है ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर रहते हैं। इसीलिए जब वाटर लॉग, अगर पानी एकदम भर जाता है, अगर पानी भर जाता है तो गैस नहीं जा पाती, तो देखिए जब अब बहुत ज़्यादा पानी होगा तो पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, सूख जाती हैं, मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन जो होती है, एयर स्पेस नहीं होता है, रूट रेस्पायर नहीं करते हैं तो रूट डैमेज हो जाती है। रूट वो जो रूट्स होती हैं डैमेज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं पानी के अंदर। हाँ, तो इसीलिए जो बिलीव दैट वन शुड स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग द नाइट, फोटोसिंथेसिस इन द डार्क नहीं, क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, CO2 निकलती है, इसलिए पेड़ के नीचे सोते। वायरसेस दे आर इनइफेक्टिव एजेंट दैट डू नॉट शो रेस्पिरेशन, वायरसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ a leaf is kept in sugar solution, rate of respiration increases. अब ये टू डेमोन्स्ट्रेट द एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन जर्मिनेटिंग सीड्स में आप कैसे इसको करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए एपरेटस है रेस्पिरोस्कोप, फ्लास्क बैंड, ये बैंडेड फ्लास्क है, ये ड्राई सीड्स हैं, ये जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। अब इसमें नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, अब इसको हमने यहाँ पर मरकरी है इस साइड, तो मरकरी, तो जो ड्राई सीड्स हैं इनमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा, जर्मिनेटिंग सीड्स में इसमें रेस्पिरेशन होगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो इसकी ऑक्सीजन सोख लेंगे, ऑक्सीजन सोख लेगी, और जब ऑक्सीजन इसको सोच कर लेगी तो मरकरी का लेवल बढ़ जाता है इसमें। सी ए टू रेस्पिरोस्कोप labeled as A and respiration A and B. Germinate. Now invert the in the beaker containing mercury and clamp them in the vertical. इसे इसमें मरकरी भरी हुई है, इसमें मरकरी का लेवल देखिए दोनों का पहले केस से बराबर होता है। तब जब इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम केओस सॉल्यूशन डालेंगे तो केओस सॉल्यूशन डालते हैं क्यों, केओस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है, CO2 क्रिस्टल्स आते हैं तो जिससे कि CO2 एब्जॉर्ब कर ले ऑक्सीजन, तो ऑपरेटर्स वार्म एयर रूम एट रूम टेम्परेचर में। तब इसमें क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि रेस्पिरोस्कोप ए लेवल में जो होता है, मर्करी राइजेस 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसमें ए में देखिए मर्करी का लेवल राइज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इसने यूटिलाइज कर दिया है, यहाँ चूंकि ड्राई सीड्स है, नो रेस्पिरेशन अकर्स, इसलिए मर्करी का लेवल वही रहता है। इन ए रेस्पिरोस्कोप देयर इज नो चेंज इन द मर्करी लेवल, क्यों, रेस्पिरेशन ए में जर्मिनेटिंग सीड्स दे रेस्पायर, दे कंज्यूम ऑक्सीजन, उसमें जर्मिनेशन होता है, वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती हैं, इसलिए तो एयर उसका जो मर्करी का लेवल बढ़ा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चूंकि केएच सॉल्यूशन बढ़ा हुआ है इसमें, तो केएच CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो दैट क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम एंड मर्करी rises to fill up the vacuum. Respiroskop. So apparatus used to demonstrate the process of respiration and apparatus used to measuring the rate of use को respirometer किसे कहते हैं, the apparatus used for measuring the rate of respiration and apparatus used to demonstrate the process of respiration, that is it. तो ये जो क्या है, ये रेस्पिरोस्कोप है। अब टू डिमॉन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को जर्मिनेटिंग सीड्स में करें तब क्या होगा, तब स्मॉल टेस्ट ट्यूब स्लाइटली डीप पैट्रिडिस, देखिए आपको ये, अब इसमें देखिए ये एनारोबिक, ये हमने आपको ली, इसमें मरकरी भरा है, ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, यहाँ पर CO2 है, चूंकि रेस्पिरेशन है या जस्ट रहता है, तो जब CO2 एब्जॉर्ब, जब CO2 निकलेगी तो मरकरी का लेवल डाउन होगा। अब इसमें क्या, मरकरी इन ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब, प्लेस ए थंब एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड देन इन्वर्ट इन द पेट्री डिश कंटेनिंग मरकरी, रिमूव द थंब ओनली व्हेन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डिप्ड इन द मरकरी। आप हाथ बंद करके उसको उसके अंदर डालेंगे जिससे कि जो एयर ना जाए मरकरी के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब उसको इन्वर्ट कर देंगे, तो सीड्स बीइंग द लाइट डिप्ड इन माउथ, चूंकि सीड्स लाइट होते हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, तो सीड्स बीइंग लाइट राइजेस इन द टॉप मर्करी लेवल, तब से कहते हैं तो लेवल ऑफ मर्करी इन द टेस्ट ट्यूब वॉल्स फॉल्स, इसमें जो होते हैं फॉल नीचे गिरती है, क्यों गिरती है,
because the level appear, because exerts pressure on the mercury, thereby the level of the mercury falls slightly, because till the musky tube again introduce crystal of KOH into the mouth. After some time the level of the mud rises again as its previous level. पहले ये था, अगर हम इसमें KOH, चूंकि ये इसमें CO2 निकला, अगर हम इसमें KOH सॉल्यूशन, KOH के क्रिस्टल्स डाल देते तो KOH क्या करेगा, KOH जो होता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता, जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो मर्क्यूरी लेवल वापस अपने पोजीशन पर आएगा. सो इससे हम क्या समझते हैं, the gas that appears above the mercury in the test tube is produced due to the anaerobic respiration and rise in the level of mercury. जैसे हमने उसमें KOH क्रिस्टल डाले तो उसमें जो गैस निकली थी उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जैसे ही गैस एब्जॉर्ब कर ली means the germinating seed they release CO2 in respiration, respired completely vacuum, तो ऑक्सीजन, तो the respiration that is anaerobic. ठीक है, so that is what all. Again we will discuss about the another experiment in the next video. Any doubt, any error, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again we will meet in the next video. Thank you.